मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नीलम गुप्ता आज बीएससी पार्ट 2 के विद्यार्थियों को अभिगमन घटनाएं ट्रांसपोर्ट फिनोमेना के बारे में पढ़ाऊंगी। पिछली कक्षा में हमने मुक्त पाथ मीन फ्री पाथ के बारे में अध्ययन किया था। हम जानते हैं कि कोई भी निकाय जब है, चाहे वो द्रव अवस्था में हो, चाहे सॉलिड अवस्था में हो, चाहे वो गैसियस अवस्था में हो, इन सभी तीनों स्टेट्स की साम्य अवस्था सबसे अधिक प्रसंभाव्य अवस्था होती है। लेकिन यदि कोई भी निकाय साम्य अवस्था में नहीं है तो साम्य अवस्था में आने के लिए निकाय में किसी विशेष भौतिक राशि का अभिगमन होता है। अभिगमन की कई स्थितियां हो सकती हैं या अभिगमन के कई कारण हो सकते हैं। उन कारणों के द्वारा ही ट्रांसपोर्ट फिनोमिना या अभिगमन की घटनाएं उत्पन्न होती हैं। यदि हो सकता है किसी निकाय में ताप का अभिगमन होता है, हो सकता है किसी निकाय में अणुओं का अभिगमन होता है, हो सकता है किसी निकाय में अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी एक वेग से गति कर रहे हैं। उन्हीं अलग अलग भौतिक राशियों के ट्रांसपोर्टेशन की वजह से विभिन्न ट्रांसपोर्ट फिनोमिना अराइज होते हैं। हम जानते हैं कि यदि हम फॉर एग्जाम्पल कंसीडर करें तो यदि हम ये माने कि कोई भी जो निकाय हमने लिया है उस निकाय के अणुओं की विभिन्न सतहों के वेग यदि एक समान नहीं होते हैं तो अधिक वेग से चलने वाले अणु की सतह कम वेग से चलने वाले अणु की सतह की ओर गति करते हैं। जब कम वेग से गति करने वाले अणुओं को अधिक वेग से गति करने वाले अणुओं से ऊर्जा मिलती है तो वो संवेग को स्थानांतरित करते हैं। संवेग के स्थानांतरण के पश्चात जब दोनों सतह के अणुओं का वेग एक समान हो जाता है तो निकाय पुनः साम्य अवस्था में आ जाता है। इस प्रकार यदि कोई ऐसी घटना होती है किसी निकाय में तो संवेग के अभिगमन के कारण जो भी घटना उत्पन्न होती है उस घटना का नाम हम दे देते हैं श्यानता का गुण उत्पन्न होता है, विस्कोसिटी। उसी तरह यदि मान लो किसी निकाय के अणुओं का विभिन्न सतह पर ताप समान नहीं है तो अधिक ताप वाले निकाय के अणु निम्न ताप वाले निकाय के अणुओं की सतह की ओर गति करते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि अणुओं की ऊर्जा जो है वो ताप का फंक्शन होती है, टेम्परेचर का फंक्शन होती है। इसलिए जब अणु एक सतह से दूसरी सतह की ओर टेम्परेचर ग्रेडियंट के कारण मोशन करते हैं तो ऊर्जा एक सतह से एक लेयर से दूसरे लेयर पर स्थानांतरित होती है। इस प्रकार ऊर्जा के अभिगमन के कारण जो घटना उत्पन्न होती है उस घटना को हम ऊष्मा चालन थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। तीसरी कारण ऐसा भी हो सकता है कि यदि निकाय के अणुओं का सभी सतहों पर घनत्व डेंसिटी एक समान नहीं है तो निकाय के अणु अधिक घनत्व वाली सतह से कम घनत्व वाली सतह की ओर गति करते हैं ताकि निकाय पुनः साम्य अवस्था में आ जाए। इस प्रकार की घटना को हम कहते हैं कि यहाँ द्रव्यमान का अभिगमन हो रहा है तो यह घटना हमारी विसरण की घटना कहलाती है। बहुत आसानी से हम विसरण की घटना को समझ सकते हैं। अगर मान लो हमने अगरबत्ती जलाई, जिस जगह हम अगरबत्ती जलाते हैं उस जगह अगरबत्ती की खुशबू ज्यादा आती है, लेकिन कुछ समय के पश्चात वो पूरे एरिया में कन्फाइंड बराबर मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। बेसिकली दिस इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल्स एंड दिस फिनोमिना इज कंसीडर्ड एज डिफ्यूजन। इस प्रकार ये जो तीनों घटनाएं हैं, श्यानता, विस्कोसिटी, ऊष्मा चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी एवं डिफ्यूजन, इनमें मोमेंटम, एनर्जी और मास के ट्रांसपोर्टेशन के कारण ये घटनाएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए इन घटनाओं को हम ट्रांसपोर्ट फिनोमिना कहते हैं। ट्रांसपोर्ट फिनोमिना में बेसिकली यदि हम कंसीडर करें तो हम ये कह सकते हैं कि एक फोर्स होता है, एक ड्राइविंग फोर्स होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। दैट मीन्स द फ्लक्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू ट्रांसपोर्ट कोफिशिएंट इनटू ड्राइविंग फोर्स। जो फ्लक्स डेंसिटी जे ए से अगर हम डिनोट करें तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो फ्लक्स डेंसिटी है दैट इज डिफाइंड एज द नेट ट्रांसपोर्टेड अमाउंट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी थ्रू द यूनिट एरिया इन 1 सेकेंड।
So this phenomena is considered as transport phenomena. So there are the different reasons in which we are taking the transportation of different quantities. Now we consider, say for example, I'll consider the particular phenomena. I've discussed all these three phenomena in a different way. Like, say for example, initially I'll consider when the molecular concentration, यदि अणुओं का घनत्व यदि अलग अलग है तो घनत्व का किन्हीं सतह पर अणुओं का घनत्व ज्यादा होगा, किन्हीं सतह पर अणुओं का घनत्व कम होगा। तो ज्यादा घनत्व वाले अणु कम घनत्व वाले अणुओं की ओर गति करते हैं, अर्थात मास का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ड्यू टू दिस डिफरेंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मैटर मीन्स मॉलिक्यूल्स मूव्स from one place to another place. This phenomena is considered as diffusion. Say for example, if we consider n is the number of density of the molecules, then the concentration gradient will be gradient n. And if Jn is the flux density, then this can be written as Jn is equal to minus of d gradient n, where this capital D is considered as diffusion constant. This law is called Fick law, and the negative sign indicating that the transportation of physical quantity is opposite to the gradient n. Now if we consider that the number density n changes only along the x-axis, then this Jnx is equal to minus of d dn over dx. So the unit of this diffusion coefficient is centimeter square per second or meter square per second. Similarly, in the second case of the phenomena, when we consider there is a velocity gradient produced in the gases or liquids, then the momentum is carried out by molecules from one place to another place. This will give rise to the phenomena of viscosity. So the momentum flow is along the direction of velocity, but the perpendicular to the velocity gradient. So if we consider this, and the momentum transferred momentum density gradient is represented as Jpx along the x-axis, then this is represented by this figure. Now in detail we will consider in the next class. So this eta is called the coefficient of viscosity. This law is given by Newton. The coefficient of viscosity is defined as the tangential dragging force per unit area of the CGS system. Unit is dyne second per centimeter square, or you can say poise. In MK system it is Newton second per meter square. Like this above phenomena, there is also a third physical quantity which is considered as the temperature gradient in the medium. Means thermal energy get transferred in a direction normal to the isothermal surfaces. So this phenomena gives the rise in the thermal conductivity. Now in detail we will consider the phenomena of viscosity. In the viscosity means क्षणता. मान लो हमने कंसीडर किया कि एक हमने कोई तल लिया, ये जैसा मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ, ये ए बी तल हमने लिया। इस ए बी तल में जो गैस है वो फ्लो कर रही है अलोंग दी एक्स एक्सिस। गैस की जो परत ठोस समतल के संपर्क में है उस पर हमने कंसीडर किया कि उसका वेग 0 है, एवं जैसे जैसे हम अलोंग दी जेड एक्सिस बढ़ रहे हैं, इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, गैस की सतह का वेग अधिक हो रहा है। यहां पर हमने कंसीडर किया वेग vx है, यहाँ पर vx माइनस लेमडा vx अपन डेल z है, यहाँ पर हमने कंसीडर किया vx प्लस लेमडा डेल vx ओवर डेल z है। अर्थात गैस की विभिन्न सतहों के मध्य एक आपेक्षिक गति उत्पन्न हो रही है। मान लो हमने कंसीडर किया कि गैस की जो एक परत है, इस परत को मैंने नाम दे दिया Q परत। ये Q परत vx वेग से x अक्ष के अनुदिश गतिशील है, तथा हमने यह भी कंसीडर किया कि z अक्ष की अलोंग इस Q परत से ऊपर जो P परत है और Q परत से नीचे जो R परत है, इनके मध्य जो दूरियां हैं वे माध्य मुक्त पथ की बराबर है, तथा इस Q परत से माध्य मुक्त पथ दूरी पर स्थित P परत का जो वेग है वह vx प्लस लेमडा डेल vx ओवर डेल z, जहां पर डेल vx ओवर डेल z वेग प्रवणता है, तथा Q परत से निचली परत R पर वेग
Vx माइनस लेमडा डेल Vx ओवर डेल Z होगा। चूंकि परतों के ये वेग अणुओं के तापीय वेग की तुलना में काफी कम होते हैं, परत Q से P की ओर जाने वाले तथा परत Q से R की ओर आने वाले परत के अणु बिना टकराए एक दूसरी सतह पर पहुंचते हैं, क्योंकि इन दोनों के मध्य जो दूरी है वह माध्य मुक्त पथ के बराबर दूरी है। यदि हम कंसीडर करें कि गैस के एकांक आयतन में n अणु हो, तो n अणु में से औसतन n/3 अणु along the z एक्सिस गतिशील होंगे, लेकिन इनमें से आधे अणु धनात्मक z अक्ष के अनुदिश गतिशील होंगे और आधे अणु ऋणात्मक z अक्ष के अनुदिश गतिशील होंगे। अर्थात n/6 अणु धनात्मक z अक्ष की ओर गतिशील होंगे तथा n/6 अणु ऋणात्मक z अक्ष की ओर गतिशील होंगे। यदि हम गैस के अणुओं की माध्य चाल c बार से लिखें, तो एकांक क्षेत्रफल वह c बार लंबाई के बेलन का जो आयतन होगा वो कितना होगा, c बार। बेलन के इस आयतन में जो अणुओं की संख्या होगी वो कितनी होगी, nc बार। इनमें से 1/6 nc बार अणु धनात्मक z अक्ष की ओर तथा 1/6 nc बार अणु ऋणात्मक z अक्ष की ओर गतिशील या चल रहे होंगे। अर्थात औसतन इस P परत के एकांक क्षेत्रफल से चलकर Q परत को पार करने वाले अणुओं की संख्या कितनी होगी, n 1/6 n c बार। यदि मान लो हम ये कंसीडर करें कि P परत से पर जो अणु आ रहा है नीचे की दिशा में, उसका यदि संवेग निकालना चाहें तो उसका संवेग कितना होगा, the momentum of each molecule at the P layer will be equal to m Vx plus lambda Vx upon del Z, and the momentum of each molecule at the layer R is equal to m Vx minus lambda del Vx over del Z. Since the molecules are always in random motion and the probability of their motions are same in all direction, so it is supposed that 1/3 of the molecules are moving along each of the three axes x, y and z axis. Therefore, on an average, 1/6 of the molecules move along any one axis in one particular direction. So this is equal to 1/6 nc bar. So the momentum of the molecule crossing unit area of layer Q per second from upside is equal to momentum of each molecule m into Vx plus lambda del Vx over del Z into the number of molecules crossing unit area of the layer Q in the upward direction or downward direction. So that is equal to 1/6 nc bar. Similarly, the momentum of the molecule crossing unit area of the layer Q per second from downward side is that is equal to mvx minus lambda del Vx over del Z into 1/6 nc bar. So now we consider the net momentum of the molecule crossing unit area of layer Q per second in the direction of the velocity gradient. अर्थात यदि हम परिणामी संवेग निकालें कि परिणामी संवेग हमारा एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड धनात्मक z अक्ष पर पार करते हुए किसी कण का परिणामी संवेग है, तो परिणामी संवेग को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, बिकॉज देयर इज अ वेलोसिटी ग्रेडियंट, सो इट इज डिनोटेड बाय jpx. It is equal to m Vx minus lambda del Vx over del Z into 1/6 nc bar. These molecules are moving in the upward Z direction. Minus of mvx plus lambda del Vx over del Z into 1/6 nc bar. These number of molecules are moving along the negative Z direction. So the velocity gradient along the x-axis jpx is equal to, after solving this, minus 1/3 mn c bar lambda del Vx over del Z. According to Newton, momentum provided to the layer per second is equal to force applied on the layer
Therefore, the tangential force applied on unit area of the layer F is equal to minus 1 upon 3 mn c bar lambda del Vx over del Z। अर्थात न्यूटन के विस्कोसिटी के नियम से हम लिख सकते हैं द विस्कस फोर्स acting on the unit area of the layer is equal to F is equal to minus of eta del Vx over del Z। इससे पहले मैं कंसीडर करूंगी अगर हम इसी जगह पर आ जाएं, क्योंकि हम जानते हैं कि संवेग में परिवर्तन की दर को हम बल कहते हैं न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार। अर्थात तरल पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ की विभिन्न परतों के बीच एक बल कार्य करता है जो उन परतों के बीच की आपेक्षिक गति का प्रतिरोध करता है, उसे श्यान बल कहते हैं। सो F अपॉन A इज इक्वल टू पर यूनिट एरिया, सो F इज इक्वल टू माइनस ईटा डेल Vx ओवर डेल Z। इसको हम न्यूटन का श्यानता नियम कहते हैं। ऑन कंपेयरिंग बोथ दीज इक्वेशन, ईटा इज इक्वल टू 1/3 mn c बार लैम्डा या eta is equal to 1/3 rho c bar lambda, where rho is equal to mn is the density of the gas. Substituting these values in mean free path equation, so this lambda is mean free path, so substituting the value of mean free path here, so eta is equal to 1/3 mn c bar 1/√2 pi d square n, or eta is equal to mc bar upon 3 under the root 2 pi d square. Since the RMS value of the molecules, root mean square speed of the molecules, c bar is equal to 8 kT upon pi m to the power 1/2, so the coefficient of viscosity eta is equal to 1/3 under the root 2 m upon pi d square into 8 kT upon pi m to the power 3 by 2, or after solving this equation, eta is equal to 2/3 pi d square m kT upon pi to the power 1/2. If we consider capital M is a molecular mass of a gas, then capital M is equal to small m into n, where n is the Avogadro number and small k is equal to r upon n. In that case, the coefficient of viscosity eta is equal to 2/3 pi d square n m r t upon pi to the power 1/2. Thus, it is observed from this equation that the coefficient of viscosity is directly proportional to the square root of the temperature. It does not depend upon pressure and density of the gas, except at very low pressures where the mean free path is quite large. This formula is of the coefficient of viscosity is practically justified. So this is the phenomena of viscosity. In the next class, we'll consider the phenomena of thermal conductivity as well as diffusion. Thank you.